आज मैं आपको भारत की एक ऐसी वीरांगना की कहानी सुनाता हूँ जिसने बहुत ही छोटी उम्र में अपने शौर्य साहस के साथ साथ अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर को केवल फंसाया नहीं बल्कि उसको अपने कैद खाने में रहने के लिए विवश कर दिया। उस वीरांगना का नाम था राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती जैसलमेर दुर्ग के दुर्गाधिपति राजा रत्न सिंह की पुत्री थी। राजा रत्न सिंह उस समय मालवा के एक युद्ध में जाने के लिए विवश थे, अतः उन्होंने अपने किले की रक्षा का भार अपनी एकमात्र पुत्री राजकुमारी रत्नावती को दिया और उसे कहा कि बेटा, तुम्हें इस दुर्ग की रक्षा करनी है। राजकुमारी रत्नावती ने अपने पिता को आश्वासन दिया और कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, जब तक मैं जीवित हूँ इस दुर्ग की रक्षा में कोई भी कमी नहीं आएगी और जब आप लौट कर आएंगे तो दुर्ग सुरक्षित आपके हाथों में होगा। ये सब बातें का आश्वासन पाकर राजा रत्नसेन खुश हुए और अगले दिन सुबह वो युद्ध के लिए मालवा की ओर प्रस्थान कर गए। अब उनकी काफ़ी सेना कम हो गई थी, दुर्ग में कुछ ही सैनिक थे और राजकुमारी रत्नावती उनका संरक्षण कर रही थी और उनका दायित्व किले की रक्षा करना था। राजा रत्नसेन के चले जाने के बाद राजकुमारी रत्नावती ने पूरे दुर्ग का निरीक्षण किया और जितने भी प्राचीर थे उस प्राचीर पर उन्होंने सैनिकों की नियुक्ति की। उन्होंने अपने सैनिकों को पूरी तरह से सतर्क रहने के आदेश दिए ताकि वह दुश्मन की सेना की निगरानी कर सके। अभी कुछ ही दिन बीते थे, इतने में ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। यह सेना मलिक कफूर के नेतृत्व में आई। मलिक कफूर ने घेरा डाला और जब उसको पता चला कि राजा रत्नसेन यहाँ से चले गए तो उसके लिए तो ये एक अच्छा मौका। उसने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के आदेश दिए। राजकुमारी ने भी पूरे माहौल का निरीक्षण किया और जब उसके सैनिक उन्होंने देखा कि दुश्मन के सैनिक काफ़ी आगे बढ़ गए हैं तो उसने तीर चलाने का आदेश दिया। राजकुमारी ने जब तीर चलाने का आदेश दिए तो उस तीरों के बौछार से दुश्मन की सेना विचलित हुई और पीछे की तरफ हटी। यह रोज का काम हो गया। सुबह उनकी सेना आगे बढ़ती और यहाँ से तीर चलते और उसकी सेना पीछे हट जाती, लेकिन इससे घेरा तो नहीं टूटा। अब धीरे धीरे कई दिन बीत जाने से दुर्ग की रसद कम होने लगी, साथ ही तीर भी कम होने लगे। राजकुमारी रत्नावती ने सोच विचार किया और अपने सैनिकों से कहा कि वो तीर चलाना बंद कर दें। सैनिकों ने राजकुमारी का आदेश माना और उन्होंने तीर चलाने बंद कर दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। रत्नावती ने कहा कि अब आप लोग एक काम करिए, बड़े बड़े पत्थर प्राचीर पर चढ़ाइए और साथ ही साथ गरम गरम तेल तैयार कीजिए। बड़े बड़े कढ़ाओं में गरम गरम तेल उबाल के रखिए और यहीं प्राचीर पर तैयार कर रखिए और दुश्मन के सैनिकों को आगे बढ़ने दीजिए। जब प्राचीर से तीर नहीं चले तो दुश्मन के हौसले बढ़ गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब उनके सैनिक किले के ऊपर चढ़ने लगे उस समय राजकुमारी ने आदेश दिया कि पत्थर ढुलकाए जाएं और गरम गरम तेल इनके ऊपर डाला जाए। राजकुमारी के आदेश पाते ही चारों तरफ से सैनिक दौड़ पड़े और उन्होंने बड़े बड़े पत्थर दुश्मन सैनिकों पर डालने शुरू कर दिए। चारों ओर हाहाकार मच गया। इसी बीच राजकुमारी के सैनिकों ने बहुत गरम गरम तेल उन दुश्मनों के ऊपर फेंका, जिससे कि करीब 3000 की फौज हताहत हो गई और सुल्तान की सेना एकदम से पीछे की तरफ भागी। लेकिन इसके बावजूद भी घेरा अब भी बरकरार था। सारी सेना पीछे हट गई थी
किंतु उन्होंने घेरा नहीं चुना था। अब सबसे बड़ी समस्या रसद की थी। रसद कैसे लाई जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। राजकुमारी ने अपने कुछ गुप्तचरों को बाहर भेजा। राजकुमारी के गुप्तचर दुर्ग से बाहर निकले और गुप्त सैनिक ठिकानों से होते हुए वह बाहर आकर गांव में पहुंचे और वहां से रसद का इंतजाम करके वापस आ गए। लेकिन फिर भी रसद की बराबर कमी रह गई थी। राजकुमारी ने यह तय किया कि सब लोग एक बार खाना खाएंगे। फिर भी रसद कम होना धीरे धीरे शुरू हो गई थी। राजकुमारी को बहुत थोड़ा थोड़ा रसद मिल रहा था। इसी बीच मलिक कफूर जो है वो परेशान हो गया कि कैसे इसको दुर्ग को जीता जाए। उसने एक चाल चली। उसने अपने एक सैनिक को जैसलमेर की वेशभूषा में राजकुमारी के पास संदेश वाहक के रूप में भेजा। वह सैनिक संदेश वाहक के रूप में ऊपर आ रहा था। राजकुमारी को ये लगा कि यह उसके पिता का सैनिक है जो पिता का कोई संदेश लेकर आया है, लेकिन राजकुमारी सजग थी। उसने कहा इससे कुछ प्रश्न पूछते हैं। उसने उससे कुछ प्रश्न पूछे जिसका वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। राजकुमारी ने यह भी देखा कि यह सैनिक गुप्त फाटक की ओर नहीं बढ़ रहा है, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने वहीं से तीर चलाकर उसको मार डाला। फिर उसने सैनिकों में भेजकर उस सैनिक के शव को ऊपर मंगाया और कपड़े उतारने के बाद पता चल गया कि यह उसकी सेना का सैनिक नहीं है। अब मलिक कफूर का ये भी दांव खाली चला गया। मलिक कफूर ने 1 महीने तक घेरा डाले रखा और सोच विचार करता रहा। फिर उसने एक चाल चली। उसने बहुत सा धन देकर अपने किसी सैनिक को दुर्ग के द्वारपाल के पास भेजा। दुर्ग के द्वारपाल से उसने कहा कि वह उसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देगा अगर उसने रात में द्वार खोल दिया तो ये स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो जाएंगी। द्वारपाल ने फिर ये सारी बातें जाके राजकुमारी को बताई। राजकुमारी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा मौका है, तुम ऐसा करो, उनसे कहो कि मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में 5,000 स्वर्ण मुद्राएं पहले चाहिए और 5,000 स्वर्ण मुद्राएं जैसे ही तुम द्वार के पास दोबारा सैनिकों को लेकर आओगे तब मुझे देनी पड़ेगी। ये बात द्वारपाल ने दुश्मन के सैनिक को बताई। दुश्मन के सैनिक ने ये बात मलिक कफूर को बताई। मलिक कफूर प्रसन्न हो गया। उसने कहा मेरी ये चाल काम आई। लेकिन मलिक कफूर अगले दिन 100 सैनिकों के साथ द्वार पर आया। द्वारपाल ने द्वार खोलने से पहले कहा मेरा धन। उस पर उसने 5,000 स्वर्ण मुद्राएं उसे दे दी। द्वारपाल ने द्वार खोल दिया और द्वार खोलने के बाद उसने फिर मांगा मेरी 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। उसने फिर 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, रास्ता दिखाने लगा। एकाएक द्वारपाल गायब हो गया और वह सैनिक इधर उधर देखने लगे। इतनी देर में राजकुमारी की सेना ने उन 100 सैनिकों को घेर लिया और द्वारपाल द्वार बंद कर आया। अब तो मलिक कफूर और उसके सैनिक वो चूहे के भांति राजकुमारी की कैद में आ गए। राजकुमारी ने उन सारे सैनिकों को और मलिक कफूर के साथ कैद में रखा। चूँकि खाने की बहुत समस्या बढ़ गई थी, इसलिए राजकुमारी ने अपने और अपने सैनिकों को केवल 1 रोटी और साग के साथ खिलाई और मलिक कफूर और उसकी सेना को 2 रोटी साग के साथ खिलाई जाती थी। यह प्रक्रिया करीब करीब 48 दिन तक चली। क्योंकि सेनापति रानी के कैद में था, इसलिए दुश्मन की हिम्मत नहीं थी कि उसके ऊपर आक्रमण कर सके।
इस बीच राजा रत्नसेन मालवा का युद्ध जीतकर वापस लौटे और एक दिन सुबह सुबह जब राजकुमारी दुर्ग के प्राचीर पर खड़ी थी तो उसने वह केसरिया झंडा देख लिया। अगले दिन सेना दुर्ग पर थी और वहाँ पर शिव शंकर की, भोलेनाथ की जय जयकार हो रही थी। राजकुमारी ने द्वार खोला, राजा को सारी स्थिति अवगत कराया और राजा ने अपनी राजकुमारी की पीठ थपथपाई गई, बेटा तुमने वो काम किया है जो बड़े बड़े सुपुत्र नहीं कर पाते। तुम हमारे लिए पुत्री नहीं पुत्र और हमारे इस दुर्ग का और इस जैसलमेर का गौरव। राजकुमारी रत्नावती की ये कहानी यद्यपि छोटी है, लेकिन उसके बाद चूँकि पद्मावती की कहानी और पद्मावती का जौहर बाद में हुआ और वो एक बड़ी घटना थी, इस कारण राजकुमारी रत्नावती का नाम न तो इतिहास के पन्नों में आया और न ही कहीं उसको देखने को मिला। लेकिन जैसलमेर और राजस्थान की किंवदंतियों और लोक कथाओं में आज भी राजकुमारी रत्नावती की लोकगीत और लोक गाथाएँ लोगों के बीच में प्रचलित हैं। आचार्य चतुर्सेन ने उसके ऊपर एक नाटक रूपांतर किया, जो नाटक रूपांतर बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत की एक बहुत ही छोटी उम्र की इस वीरांगना की कहानी यह बताती है कि उम्र किसी भी चीज़ का पैमाना नहीं है। छोटी उम्र में साहस और सूझबूझ का जो परिचय राजकुमारी रत्नावती ने दिया, उसके केवल जैसलमेर ही गौरव नहीं हुआ, बल्कि मलिक कफूर की जब सेना वापस गई संधि के बाद, तो उसने राजकुमारी रत्नावती की तारीफ करते हुए कहा कि यदि इतनी छोटी उम्र में कोई इतनी सूझबूझ का परिचय दे सकता है तो भारत की वीरता और सूझ के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। यह कहानी आपको पसंद आई। आगे मैं एक और वीरांगना की कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।